नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 1 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप आने वाले आरपीएफ के एग्जाम्स आने वाले, फॉर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। बीएसएससी बिहार पुलिस का फॉर्म आ चुका है। सारे एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू, रिमेंबर दैट द एयरप्लेन टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड, नॉट विथ इट। बिल्कुल सही बात है। अगर जब आपको लगता है कि जब सब कुछ आपके विपरीत होता दिख रहा है, तो याद रखें हवाई जहाज हवा के विपरीत ही उड़ान भरता है, ना कि उसके साथ। ठीक है ना। तो जब भी आपको लगे कि नहीं नहीं हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप धैर्य बनाए रखिए और आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो बस अपने निरंतर प्रयास में डटे रहिए, जरूर सफल होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 3 बेसिन समिट की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो 3 बेसिन जो समिट है, ये इसका मेजबान अभी हाल ही में कॉन्गो रिपब्लिक के द्वारा किया गया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट्स में। हाल ही में 3 पारिस्थितिकी तंत्र, अमेजन, कॉन्गो, बर्नियो, मेकांग, और ये जो रिवर का नाम है, अमेजन रिवर, कॉन्गो रिवर, ठीक है, मेकांग रिवर, और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए दक्षिण दक्षिण शासन के मजबूत करने के लिए कॉन्गो गणराज्य के ब्राजीविले, ये इसके कॉन्गो का कैपिटल है, यहाँ पे शिखर सम्मेलन का आयोजन, 3 बेसिन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई 3 बेसिन 3 रिपोर्ट में दुनिया के शेष उष्णकटिबंधीय वन बेसिन के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। अब कॉन्गो के बारे में हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ब्राजीविल, और राष्ट्रपति डेनिस सैसो न्यूएसो है। प्रधानमंत्री एनातोले कैलिनेटे मोकोसो है। और यहाँ का मुख्य मुद्रा जो है यह है मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे ये भी बोला गया है कि 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड द 2/3 ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर द शेल्टर्ड इन द रीजन ऑफ 3 बेसिन। और ये जो 3 बेसिन समिट है, ये कब से कब आयोजित किया गया था? 26-27 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2023 को किया गया था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका होस्ट करता कौन था? तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। चलिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये इंग्लिश वर्जन है, आप लोग देख लीजिएगा। ये 3 रिवर बेसिन है, इसलिए यहाँ पे ये इसका नाम भी वही रखा गया, 3 बेसिन समिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पैरा एथलीट्स गेम्स 2023 में भारत का ऐतिहासिक पदक कितने जीते हैं? भारत ऐतिहासिक पदक जो है वो पैरा ओलंपिक गेम्स, पैरा एशियन गेम्स में 2023 में कितना पदक जीता है भारत? तो ये जीता है 111। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत का टारगेट था 100, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि हम लोग उससे भी आगे निकल गए और 111 मेडल इस बार हम लोग पैरा एशियन गेम्स में जीते हैं। ठीक है, जो कि चाइना के होंगजाओ में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, एशियन गेम्स 2023 का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर चीन के होंगजाओ प्रांत में किया गया था, जिसमें से भारत के तरफ से 303 एथलीट का अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी गई थी। और भारत का लक्ष्य था मात्र 100 पदक जीतने का, लेकिन इसमें हम लोग भारत ने कितना जीत के लाया है? 111। एशियाई पैरा खेलों में विभिन्न खेलों आयोजनों में 191 पुरुष और 112 महिलाएं सहित 330 भारतीय एथलीट भाग लिए थे। ठीक है, भारत 17 अलग अलग विषयों में 22 खेलों में प्रतिस्पर्धा किया। प्रसिद्ध पैरा शटलर पारुल परमार और पैरा क्लब थ्रोवर अमित सरोहर ने उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। तो ये याद कर लीजिएगा, पैरा एशियन गेम्स में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो एक पारुल परमार और एक क्लब थ्रोअर अमित सरोहा। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एशियन पैरा खेलों के पिछले संस्करण में 188 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया था, लेकिन इस बार कितना लिया है? 303। ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन एशिया
पैरालंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये 111 पदक के साथ भारत के द्वारा एशियन पैरा एशियन गेम्स को ख़त्म किया गया। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2022 होगा ये, है ना, हर जगह पे 2022 ही होगा। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड और 111 पदक जीतने के साथ ये कितने स्थान पर है, तो इसका भारत का रैंक कितना है, 5वें स्थान पर। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, जिसमें से भारत ने 29 गोल्ड, 31 मतलब सिल्वर और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। 7 पदक शतरंज से, 4 पदक जो है एथलीट से और 1 पदक रोइंग से आया है। ठीक है, इसमें चाइना नंबर 1 पे रहा है। चाइना ने 214 स्वर्ण पदक, 167 रजत पदक और 140 पदक सहित 521 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है, यानी कि टेबल टॉप रहा है। ईरान 131 पदक के साथ और जापान 150 पदक के साथ, ठीक है, नंबर 2 और 3 पर रहा है। और कोरिया 103 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये चौथे स्थान पर 103 पदक के साथ नहीं, हमारा भारत जो है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो कोरिया जो है हमारे भारत से 1 पदक ज़्यादा जीता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे इस बार का सबसे लंबा जो है एथलीट भारत के तरफ से 303 भेजा गया था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स है। यह किसी भी प्रमुख मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में भारत द्वारा जीते गए पदकों की सबसे अधिक संख्या है, ये याद कर लीजिएगा। और यही रीज़न है कि इस बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, पैरा एथलीटों ने एशियाई खेलों में 2022 में जीते गए 107 पदक, ये जो अभी पैरा यहाँ पे एथलीट्स हुआ था, 107 पदक को भी इसमें छोड़ दिया है। आपको मालूम होगा कि एशियन गेम्स 2023 वाला जो हुआ, जो कि पैरा एथलीट्स को छोड़ के, तो उसमें भारत के द्वारा कितना पदक जीता गया था, 107, लेकिन पैरा एथलीट्स कितना जीते, 111। तो ये जो है ये एशियन गेम्स 2023 का एशियाई खेलों को भी आगे मतलब पीछे छोड़ दिया है। भारत ने 2010 वाले संस्करण में 14 पदक जीते थे, 2014 में 33 पदक जीते थे और 2018 में 72 पदक जीते थे। और इस बार कहाँ पे 2022 वाला जो हुआ, ये 2023 में आयोजन हुआ, लेकिन 2022 का ही संस्करण है और ये जो है चौथा संस्करण है, इसे भी याद कर लीजिएगा, 4th पैरा एशियन गेम्स 2022। ठीक है, तो इसका जो है ये इसमें 72, 2018 वाला में 72 में और 2022 वाला में कितना पदक जीते हैं, तो ये 111 हम लोग आगे भी बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, इससे पहले भारत ने 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में जीते गए 101 पदक के साथ एक प्रमुख मल्टी स्पोर्ट्स में 100 पदक का आंकड़ा प्राप्त किया है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ, तो भारतीय ओलंपिक संघ या भारतीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करना और इन आयोजनों में भारतीय टीमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय है। इस टीम इंडिया के नाम से खेलता है। ठीक है, यह टीम जो है वो किसके नाम से खेलता है, इंडिया के नाम से। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्थापक जो है हैरी बक आर्थर नोएरेल है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के बारे में, तो ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 16 नवंबर 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कुवैत सिटी, कुवैत में। और मेंबर इसके कितने हैं, तो 45 नेशनल ओलंपिक कमेटी है। प्रेसिडेंट कौन है अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, तो रणधीर सिंह, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है। तो ये देखिए 19वां एशियन गेम्स होंगजाओ में किया गया था, ये एशियन गेम्स है, याद रखिएगा। ठीक है, पैरा एशियन गेम्स अलग है और ये 2022 का ही है, लेकिन आयोजन कब किया गया था, 2023 में। और 20वां एशियन गेम्स जो है ये 2026 में जापान के एची नगोयो में किया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, एची नगोयो। ठीक है, 20वां एशियन गेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे आइए हम लोग, यहाँ पे देखिए 111 इंडिया एट एशियन पैरा गेम्स 111, जिसमें से 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 91 ब्रॉन्ज मेडल है। आपको कैटेगरी वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हिस्ट्री क्रिएटेड, जितना हम लोग सोचे थे उससे ज़्यादा ही हुआ,
तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा वर्जन है पैरा एशियन गेम्स का, तो चौथा संस्करण है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कौन कौन से गोल्ड मेडल जीते हैं इसे याद कर लीजिएगा। तो पैरा आर्चरी में मिक्स कंपाउंड में शीतल देवी और राकेश कुमार गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हम लोग गोल्ड वाला थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें कवर अप कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। पैरा शूटिंग्स में मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रोन में सिद्धार्थ बाबू ये जो है ये जीते हैं गोल्ड मेडल। आगे आते हैं, पैरा एथलीट्स में मेन शॉटपुट में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ये गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद पैरा एथलीट्स वुमेन लॉन्ग जंप में निमिषा जो है ये गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स वुमेन्स 1500 मीटर में राजू रक्षिता गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरा एथलीट्स मेंस जेवेलियन थ्रो में ये सुंदर सिंह गुज्जर ये गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स मेंस 1500 मीटर में अंकुर धामा गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स मेंस जेवेलियन थ्रो में हैनी जो नाम है इनका ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो गोल्ड मेडल वाले बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैरा एथलीट्स मेंस जेवेलियन थ्रो में सुमित अंतिल किस खेल से खिलाड़ी, मतलब किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो जेवेलियन थ्रो, जिससे नीरज चोपड़ा है ना वही है। तो जेवेलियन थ्रो वाला याद कर लीजिएगा, और भी हम लोग आगे देखें तो ये भी सुमित अंतिल भी गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स मेंस डिस्कस थ्रो नीरज यादव ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स 500 मीटर मेंस में 5000 मीटर का जो दौड़ था उसमें मक्कानाहली शंकरप्पा सिद्धार्थ ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं, सारथ, ठीक है। उसके अलावा पैरा एथलीट्स वुमेन्स 400 मीटर में दीप्ति जीवांशी गोल्ड मेडल जीती है। पैरा एथलीट्स मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा कोनी वुमेन्स में प्राची यादव गोल्ड मेडल जीती है। पैरा कोनोई में वुमेन्स के KL2 में प्राची यादव गोल्ड मेडल जीती हैं। इसके साथ साथ पैरा एथलीट्स मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स मेंस 5000 मीटर में अंकुर धामा गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। पैरा एथलीट्स मेंस हाई जंप में निषाद गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी आइए, पैरा क्लाफ थ्रोअर ये प्रणव सुरमा ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा शूटिंग्स में अवनी लेखरा ये भी गोल्ड मेडल जीती है, और पिछला बार भी अवनी लेखरा गोल्ड मेडल जीती थी, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। पैरा एथलीट्स मेंस हाई जंप में शैलेश कुमार गोल्ड मेडल जीते हैं, शैलेश कुमार। यहाँ पे कुछ सिल्वर का भी बात कर ले, जैसे पैरा एथलीट्स में वुमेन शॉटपुट में भाग्यश्री माधव राव जादव ये सिल्वर मेडल जीती है। पैरा आर्चरी में मेंस डबल कंपाउंड में ओपन में राकेश कुमार एंड सूरज सिंह सिल्वर मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स राणा सोमन ये सिल्वर मेडल जीते हैं, और कौन सा खेल है, तो शॉटपुट, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी है, पैरा एथलीट्स वुमेन्स 1500 मीटर में ललिता लिलाका ये सिल्वर मेडल जीती है। पैरा एथलीट्स मेंस 1500 मीटर में ये आपको शरथ जो शंकरप्पा है ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं। तो ये एक बार गोल्ड भी जीते हैं और सिल्वर भी जीते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेंस जेवेलियन थ्रो में रिंकू जो है ये मेंस जेवेलियन थ्रो में F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीते हैं जेवेलियन थ्रो। अब यहाँ पे पैरा शूटिंग्स में ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स पावर लिफ्टिंग 61 kg वर्ग में जैनाब खातून सिल्वर मेडल जीती है। पैरा आर्चरी में शीतल एंड सरिता ये गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है, वुमेन्स डबल्स कंपाउंड ओपन में। उसके बाद पैरा एथलीट्स वुमेन्स डिस्कस थ्रो में पूजा जो है ये सिल्वर मेडल जीती है, ठीक है। साथ ही साथ पैरा एथलीट्स मेंस 1500 मीटर में प्रमोद जो है ये सिल्वर मेडल जीते हैं, और यहाँ पे मेंस एथलीट्स मेंस डिस्कस थ्रो में योगेश खटुनिया ये सिल्वर मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स मेंस शॉटपुट में रवि रोंगाली ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं, ये याद कर लीजिएगा। तो कुछ यहाँ पे हम लोग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो दोबारा इससे आपको क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगा, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पैरा एथलीट्स वुमेन्स 100 मीटर में सिमरन जो है सिल्वर मेडल जीती है। पैरा एथलीट्स वुमेन्स मेंस 400 मीटर में अजय कुमार सिल्वर मेडल जीते हैं।
और यहाँ पे पैरा जूडो में मेंस 60 केजी वर्ग कैटेगरी में कपिल परमार ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एशियन गेम्स जो हुआ है, एशियन गेम्स में कौन सा संस्करण था, 19वां, है ना। एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण था, 19वां। और इसमें भारत कितना पदक जीता है, 107 पदक, जिसमें से 28 गोल्ड है, 28 क्या है, 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। टोटल 107 पदक, और इसमें भी चाइना नंबर 1 पे है, ये याद कर लीजिएगा। 5वें नंबर पर उज्बेकिस्तान है। देखिए एशियन पैरा गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स 2022 वाला में पैरा जो एथलीट्स है वो कितने नंबर पे हैं, 4थे नंबर पे भारत है। लेकिन एशियन गेम्स में भारत 5वें नंबर पे भारत है पैरा एशियन गेम्स में, और एशियन गेम्स 2022 वाला में ये भारत इसमें 4थे नंबर पर है। ठीक है, इसमें टोटल पदक 107 जीते गए हैं, और इस बार भारत जो है इसमें कितने एथलीट्स को भेजा था, 655 एथलीट्स को, और हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन ये भारत के ध्वजवाहक थे, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कोई कौन कौन सा गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसमें भी बात कर लीजिए है। शूटिंग ये में सिर्फ कौर शर्मा जो है ये गोल्ड मेडल जीती है। उसके बाद शूटिंग में ही 50 मीटर पोजीशनिंग मेंस टीम में स्वप्ननील कुशाने, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, अखिल सोरवन ये गोल्ड मेडल जीते हैं। मेंस कबड्डी टीम गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, जीते हैं, मतलब मेंस कबड्डी टीम, मेंस हॉकी टीम भी गोल्ड मेडल जीते हैं, मेंस क्रिकेट टीम भी गोल्ड मेडल जीते हैं, वुमेन्स क्रिकेट टीम भी गोल्ड मेडल जीती है। बैडमिंटन मेंस डबल में सात्विक और चिराग गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके साथ साथ वुमेन्स कबड्डी टीम गोल्ड मेडल जीते हैं, वुमेन्स क्रिकेट टीम भी गोल्ड मेडल जीते हैं। आर्चरी कंपाउंड में ओझा जो है ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं, और स्वाति सुरेखा ये भी आर्चरी कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, इसलिए हम आपको इतना बता रहे हैं। ठीक है, आर्चरी मेंस कंपाउंड टीम में अभिषेक ओझा और प्रथमेश ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं तीनों में, और वुमेन्स वाला में भी ज्योति, अदिति, परिणीत ये तीनों भी आर्चरी में ही गोल्ड मेडल जीते हैं। उसमें देखिए मेंस में जो 400 मीटर का रिले रेस है उसमें भी भारत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, और इसमें कौन कौन थे, तो मोहम्मद आनाज याहिना, आजम जैकोब, मोहम्मद अजमल वरियाथोडी और राजेश रमेश, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं। आर्चरी मिक्स कंपाउंड में ज्योति और ओझा गोल्ड मेडल जीते हैं। जेवेलियन थ्रो में अनु रानी, ये इसे याद कर लीजिएगा, गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, जेवेलियंस में इस बार बहुत हम लोग के पास गोल्ड भी आया है और बहुत पदक भी आया है, तो ये एक बार इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाता है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वुमेन्स 5000 मीटर में ये पारुल चौधरी बहुत सुर्खियों में रही थी, तो गोल्ड मेडल जीती है। वुशु ये वुमेन्स 60 केजी वर्ग में रोसी बीना सिल्वर मेडल जीती है, और रेसलिंग में फ्री स्टाइल 86 केजी में दीपक पुनिया जो है ये सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मेडल्स जो है हमने आपको यहाँ पे बता दिया, और आप लोग आशा करते हैं इस वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और पहले देखिए मेडल हिस्ट्री रिपीट्स मेडल वॉन इन इंडिया, तो ये देखिए वुमेन्स द्वारा शॉटपुट में 72 साल के बाद कोई मेडल जीता गया है। ठीक है, मेंस 400 मीटर रिले रेस में 61 साल के बाद ये जीता गया, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाता है। मेंस यहाँ पे ये जो आफ्टर 49 ईयर्स, तो ये जो डेथलॉन है इसमें 49 साल के बाद, और घुड़सवारी में 41 साल के बाद कोई पदक जीता गया है। बैडमिंटन मेन सिंगल्स में 41 साल के बाद हम लोग कोई पदक जीते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इतने इतने साल हम लोग इसमें जीते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित देश के 15 राज्यों के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में पंजाब के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, तो पंजाब के 2 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, और वो 2 शहर हैं अमृतसर और कपूरथला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अमृतसर एंड कपूरथला। ठीक है, अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अमृतसर और कपूरथला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के लिए 30 शहरों में शामिल किया गया है। पंजाब के इन दोनों शहरों को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित देश के 15 राज्यों के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन में से 30 शहरों में शामिल किया गया है। ठीक है,
इससे पहले वर्ष 2018-19 में श्री आनंदपुर साहिब, श्री फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, खटगढ़ कला, पटियाला और कलानौर को इस योजना में शामिल किया गया था। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के शहरों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके पर्यटकों की यात्रा को सुखद और यादगार बनाना। ठीक है, यानी कि पर्यटक के लिए इसे विकसित किया जा रहा है, इसलिए इसमें देखिए 70 करोड़ रुपए खर्च करेगा, इसमें याद कर लीजिएगा, अमृतसर और कपूरथला में इसका विकास के लिए। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। पंजाब की बात करें तो इसका राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, और मुख्यमंत्री भगवंत मान है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। और पंजाब में जिले कितने हैं? 33। ये पंजाब का मैप है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने चित्रकूट के तुलसी पीठ में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किए हैं? ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी भाष्य, ऑप्शन नंबर बी रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। तो ये सभी पुस्तकों का विमोचन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी पीठ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विमोचन किया गया है। अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन किया गया है। पीएम ने कहा कि इससे भारत की ज्ञान परंपरा और मजबूत होगी। अष्टाध्यायी भारत के भाषा विज्ञान, भारत में बौद्धिकता और हमारी शोध संस्कृति का एक हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में भाषा के व्याकरण और विज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से समावेश है। केवल 14 महेश्वर सूत्रों पर आधारित यह भाषा शस्त्र और सहस्त्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने सद्गुरु रामानंदाचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विशाल ज्ञान और योगदान का उल्लेख किया। 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो सद्गुरु रामानंदाचार्य हैं, इनको 2015 में पद्म विभूषण से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब ये तुलसी मठ जो है ये मध्य प्रदेश के चित्रकूट में है, एक चित्रकूट उत्तर प्रदेश में भी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो सदगुरु रामभद्राचार्य जो है ये 1987 में इसकी स्थापना किए थे। तुलसी पीठ हिंदू धार्मिक साहित्य के अग्रणी प्रशासकों में से एक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो मुख्यमंत्री है ये शिवराज सिंह चौहान है, राजधानी भोपाल है और पक्षी भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें 53 जिले हैं। ठीक है, 10 डिवीज़न है। इसका राष्ट्रीय फूल जो है ये सफ़ेद लिली है और उच्च न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय है, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी को आप देख सकते हैं, ये रामभद्राचार्य जी के साथ यहाँ पे इस पुस्तक का विमोचन करते हुए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक है? बहुत ही चिंताजनक है विषय ये फ्रेंड्स, है ना। भारत के किस राज्य में कैंसर का जो रेट है वो किस में है? तो ये है मिजोरम में। अभी हाल ही में एक अध्ययन यानी कि रिपोर्ट के माध्यम से ये मालूम चला है कि मिजोरम, भारत का जो राज्य मिजोरम है, इसमें कैंसर का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक अध्ययन के अनुसार भारत के मिजोरम में कैंसर का दर सबसे अधिक है। पुरुषों में कैंसर के संबंधित मौतों का मुख्य कारण है पेट का कैंसर और महिलाओं में फेफड़े का कैंसर सबसे आम बात है। मिजोरम में युवा पीढ़ी में कैंसर के मामले और मृत्यु दर बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि युवा पीढ़ी में भी ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। मिजोरम भारत में कैंसर जागरूकता, निदान और उपचार जागरूकता 18 साल से रुझान यानी कि 2023 से 2020 के साक्षात्कार पेपर हाल ही में द लेसेंट रीजनल हेल्थ दक्षिण पूर्व एशिया में प्रकाशित किया गया था और इसी में यह सब सारा खुलासा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिम्फोसाइट ल्यूकोमिया, यानी कि देखिए लड़के में 29.2% और लड़कियों में 24.2% ये हो रहा है और इसका 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक प्रचलित इसमें देखा गया है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मिजोरम की बात करें तो राजधानी आइजोल है, मुख्यमंत्री जोरमथांगा, और इसमें 11 जिले हैं। गठन इसका कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1987 को हुआ था। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ का ये मैप है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए, ये इंग्लिश वर्जन है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में टेलीकॉम कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी ने भारत के 4 सुदूर जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रशिक्षण किया है? तो ये किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है रिलायंस जियो। इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी के बेटे हैं, आकाश अंबानी, वो है रिलायंस जियो के चेयरमैन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने भारत के 4 सुदूर जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान की गई है। अब देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है कि आपको डायरेक्टली आप किसी भी लोकेशन में आप जाइएगा तो आपको हाई स्पीड डेटा मिलेगा, ठीक है, कहीं पे भी नेटवर्क का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। और इसे कौन किया गया है? तो जियो स्पेस फाइबर के द्वारा ये किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये जो अभी हाल ही में मनाया गया, अपने प्रशिक्षण में घोषणा किया था। रिलायंस जियो दूरसंचार विभाग से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट ये लाइसेंस वाली दो कंपनियों में से एक है, ठीक है। दूसरा, भारतीय एयरटेल लिमिटेड और यूनाइटेड किंगडम सरकार का वन वेब संयुक्त उद्यम है, यह भी याद कर लीजिएगा। जियो ने कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा सस्ती होगी और यह उन जगहों पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी जहां पर जियो फाइबर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। प्रशिक्षण में उड़ीसा के नवंगपुर जिले, गुजरात के गिर, छत्तीसगढ़ के कोरबा और असम के जोरहाट में आयोजित किया गया था इसका टेस्टिंग। जियो ने लग्जमबर्ग की कंपनी ACS ऐसे की सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल किया है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब सैटेलाइट इंटरनेट सेवा क्या होता है? तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा संचार उपग्रहों के माध्यम से प्रदान की जाती है। उपयोगकर्ताओं को भूस्थैतिक उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है, जो कि अपेक्षाकृत उच्च डेटा हाई स्पीड डेटा रहता है। अंतरिक्ष से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए निचली पृथ्वी कक्षा में नए उपग्रह इंटरनेट समूह विकसित किया जा सकेगा। और आपको यह मालूम होगा कि ये जो सैटेलाइट है, एलोन मस्क के द्वारा बहुत सारा एक ही बार में सैटेलाइट भेजा गया था, आपको याद होगा, है ना। तो वो भी एक रिकॉर्ड बनाया गया था। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाता है और वहीं से इंटरनेट हम लोग को मिलता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए स्पेस एक्स, जो अभी स्पेस एक्स का जो मौजूदा है ना, वो कैसे इसमें काम करता है। तो स्पेस एक्स का जो एक स्टारलिंक परियोजना है, वो इसी का माध्यम है। स्पेस एक्स ने क्या कर दिया है कि 2700 सैटेलाइट को लॉन्च कर कंपनी ने ग्लोबल स्टारलिंक नेटवर्क तैयार किया है, ठीक है। इसके साथ साथ अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे कई देशों में वीटा टेस्टिंग के जरिए लोग कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट का यह नेटवर्क इंटरनेट को उपयोग में 10-40 गुना स्पीड को बढ़ा देगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें ये इंपॉर्टेंट तथ्य है फ्रेंड्स, है ना। कैसे करेगा यहाँ पे? तो देखिए कैसे करेगा, स्टारलिंक का काम कैसे करेगा। तो ज़मीन पर ग्राउंड नोड्स के अलावा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ी या दूर संचार के इलाकों में भी आसानी से सुविधा मिल पाएगा। स्पेक्ट्रम की लड़ाई नहीं है क्योंकि मिलीमीटर वैक्स लाइट लाइसेंस इसमें काम करता है। हाई बैंडविड्थ कवरेज मिलेगा क्योंकि इसमें मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हर जगह पे बहुत ही स्पीड में डेटा ये प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने कोकीन का टीका विकसित किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कोकीन का टीका। तो ये जो किया है, ये ब्राज़ील के वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया है कोकीन का टीका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील का जो वैज्ञानिक है वो अभी कोकीन का टीका जो बनाए हैं उसका नाम है कोलिक्स कोको। क्या नाम है? कोलिक्स कोको, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोलिक्स कोको टीके ने कुछ दुष्प्रभावों के साथ कोकीन के खिलाफ महत्वपूर्ण स्तर के एंटीबॉडी का उत्पादन किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को यूरो हेल्थ इनोवेशन अवार्ड्स में 50,000 यानी कि 5 लाख यूरो का भी पुरस्कार मिला है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। चलिए, ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील का राजधानी है ब्राज़ीलिया।
इसका आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है और ये कौन सा महाद्वीप में पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो लुइस इनाशियो लुला डी सिल्वा है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, लुला डी सिल्वा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 30 अक्टूबर को काजाकिस्तान के ओटार में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच काजिंद युद्ध अभ्यास 2023 शुरू किया गया है? तो काजिंद जो है ये काजाकिस्तान, भारत और काजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज किया जाता है, जो कि 2023 में काजाकिस्तान के ओटार में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत और काजाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह अभ्यास अगले 11 महीने यानी कि 11 नवंबर तक चलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय सेना के दस्ते में डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के 90 जवान इसमें शामिल हैं, जबकि काजाकिस्तान के दस्ते में खजाक ग्राउंड फोर्स के दक्षिणी क्षेत्र कमान के सैनिक इसमें शामिल हैं, ठीक है। दूसरे संस्करण के बाद इसका नाम बदल करके एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया है और इस अभ्यास को कंपनी स्तर अभ्यास में अपग्रेडेड किया गया है, ठीक है। चलिए, इस वर्ष इस अभ्यास को वायुसेना घटक के शामिल करके द्विसेवा अभ्यास में उन्नत किया गया है और साथ ही साथ इस साल में अभ्यास में दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के आदेश के मुताबिक आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी अभ्यास कर रहे हैं। काजाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी अस्थाना है और इसका क्या है? मुद्रा काजाकिस्तानी तेंगे, आधिकारिक भाषाएं कजाक यानी कि रूसी भी है और महाद्वीप ये कौन सा में पड़ता है? एशिया यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और इसके प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो अली खान स्माइल है, ये भी याद कर लीजिएगा, अली खान स्माइल क्लोव, ठीक है। चलिए, ये काजिंद अभ्यास 2023, इसे याद कर लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का भी बात कर लेते हैं। गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेस ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेस मतलब फ्रांस। तो भारत के साथ भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेस। ला पेरेज अभ्यास ये फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुपक्षीय हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। इंद्रधनुष भारत और रूस के बीच, ठीक है। इंद्र युद्ध अभ्यास है ना। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच। टाइगर ट्रंप भारत अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच। अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास ये क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्वाड देशों के द्वारा। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसे मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। इंद्रधनुष इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वारियर भारत ब्रिटेन। कोकन युद्ध अभ्यास भारत ब्रिटेन। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच फरवरी 2023 में जापान के शिगा प्रांत में हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। सैन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच। जिमेक्स भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच, ठीक है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती युद्ध अभ्यास होता है। भारत, मालदीव और श्रीलंका। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इसका चौथा संस्करण, इसका जो संस्करण है वो मई 2023 में बाटम यानी कि इंडोनेशिया में हुआ था। एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच होता है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, जो कि फरवरी से मार्च 2023 में भारत के पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसके साथ साथ और भी है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में किया गया था और इसका शुरुआत कब से हो रहा है? 2005 से, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र का। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर। सिटमैक्स भारत और सिंगापुर, थाईलैंड भी है इसमें। ऑक्सी इंडेस भारत और ऑस्ट्रेलिया, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ एमी 2023
ये भारत और एशियान देशों के बीच होता है, आसियान देशों के बीच, और सिंगापुर में आयोजित किया गया। एफी इंडेक्स में भारत और अफ्रीकन देशों के बीच होता है, जिसमें अफ्रीकन देशों के 100 अफ्रीकी जो संघ है इसके 21 देश शामिल है, और इसको मार्च 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। पहली बार 2019 से इसका आयोजन हो रहा है। पिच ब्लैक जो है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, 1983 से प्रत्येक 2 साल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 2022 में भारत ने भी इसका हिस्सा लिया था। मिलान 2022 भारतीय नौसेना के द्वारा 46 देशों के द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। कोकाडू युद्ध अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसमें INS सतपुड़ा भी शामिल हुआ था। ठीक है। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और काजाकिस्तान के बीच, अभी हम लोग इसी का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच। लामितीय 2022 भारत और सेशल्स के बीच। ऑस्ट्रा हिंद 2022 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बर्मा शील्ड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर के ब्रिटेन के बीच। नसीम अल बह ये भारत और ओमान के बीच। साइक्लोन 1 ये भारत और मिस्र के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच, इसका दूसरा संस्करण मई 2023 में पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरब में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट आपको एक्सरसाइज एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो अगर लंबा हो भी रहा है तो आप वीडियो को निरंतर देखते रहिए, इससे ज़रूर आपको कुछ न कुछ आपको हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा घोषित नई AI सलाहकार संस्था में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार संस्था में किस देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को नामित किया है? तो ये भारत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को नामित किया गया है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। हाल ही में भारत के प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा ये सलाहकार संस्था में नामित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों को एक वैश्विक सलाहकार निकाय में इसको निकाय में नामित किया गया है। 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उच्च स्तरीय मल्टी सेक्टोरल सलाहकार निकाय घोषित किया गया है, और इसमें इसमें किया गया है। ठीक है ना। महासचिव के द्वारा दूत अमन सिंह दिग गिल शामिल थे। ये हमारे भारत के वहाँ पे दूत है, यानी कि भारत के प्रतिनिधि हैं। ठीक है। इसमें स्पिरिट फाउंडेशन के सह संस्थापक शरद शर्मा और हंगिंग फेस भारत की प्रमुख शोधकर्ता नाज़नीन रजनी भी शामिल हैं। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। संस्थापक संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, ईरान, फ्रांस और भी बहुत सारे लोग हैं ना। महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये किया गया है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मुंबई। ठीक है। मुंबई में ये इसका 15वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है आदिवासियों युवाओं को जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बनाने में प्रोत्साहित करना। ठीक है। इस कार्यक्रम में 220 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और प्रतिभागियों को 31 अक्टूबर को विधान भवन देखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है। चलिए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में। जनजातीय मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। अभी हाल ही में जनजातीय फेस्टिवल का भी, महोत्सव का भी उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। आप लोग सभी लोग जानते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। डिप्टी मिनिस्टर का बात करें, डिप्टी सीएम का, तो वो कौन है? वो है आपके, उनका नाम क्या है? डिप्टी सीएम का नाम मैं फॉरगेट कर गया यार, आप लोग बताइएगा। डिप्टी सीएम का नाम जो है वो देवेंद्र फडणवीस है ना। और गवर्नर कौन है?
रमेश वैसे इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान प्रोग्राम ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद लगता है, अच्छा आता है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ भी इसे शेयर करें और बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। हमारा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए साझा कर पाएँ, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और वीडियो थोड़ा अभी हम लोग शाम को शिफ्ट कर लिए हैं क्योंकि वही टाइम शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा गया है। हम लोग फिर मंडे से सुबह में आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।